नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कंप्यूटिंग के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों की और वहां से होते हुए सीधे पहुंचेंगे मदरबोर्ड के उन छोटे-छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स तक। मतलब मैक्रो से माइक्रो तक की पूरी कहानी। हम रोज इन मशीनों का इस्तेमाल तो करते हैं, है ना? लेकिन इनके अंदर की दुनिया असल में काम कैसे करती है, ये जानना सच में बहुत मजेदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक मॉड्यूल है जो सुरक्षित कार्य अभ्यास और कंप्यूटर घटकों के परिचय पर आधारित है। पहली नज़र में देखने पर शायद आपको लगे कि ये तो बस डेटा और सवालों का एक सामान्य सा ग्रिड है, लेकिन यकीन मानिए आज की इस चर्चा में हम इस पूरे मॉड्यूल को डिकोड करेंगे। हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के विकास और उसके स्ट्रक्चर की एक बहुत ही साफ और दिलचस्प कहानी में बदल देंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, कंप्यूटिंग के कोर प्रिंसिपल्स। दूसरा, शुरुआती कंप्यूटरों का इतिहास। तीसरा, सिस्टम को पावर देना और उसे एक्सपैंड करना। और आखिर में चौथा, मेमोरी और डेटा स्टोरेज। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांत यानी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल, फंडामेंटली कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है? सोचिए जरा। हम शायद ही कभी खुद से ये पूछते हैं क्योंकि हम इसके इतने आदी हो चुके हैं, लेकिन इसका जो सटीक तकनीकी जवाब है ना, वही हमारी आगे की पूरी समझ की नींव रखेगा। तो जवाब है, कंप्यूटर विशुद्ध रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ध्यान दीजिए, ये कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल या सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? वो ये कि इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में यानी क्रमानुसार काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वो सीक्वेंस या क्रम आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 इनपुट, स्टेप 2 प्रोसेस और स्टेप 3 आउटपुट। बस ये जो 3 स्टेप्स का शानदार सीक्वेंस है ना, यही पूरी कंप्यूटिंग की यूनिवर्सल ऑपरेटिंग प्रोसेस है। चाहे आपके हाथ में एक छोटा सा कैलकुलेटर हो या किसी लैब में रखा कोई सुपर कंप्यूटर, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम करने का तरीका इसी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के जादुई सिद्धांत पर टिका है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, शुरुआती कंप्यूटरों का इतिहास। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज नाम के एक जीनियस हुए, जिन्हें हम फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो इंजन पूरी तरह से एक मैकेनिकल यानी यांत्रिक उपकरण था। फिर आती है 20वीं सदी, जहां एक जबरदस्त क्रांति हुई। सामने आया ENIAC, और ये ENIAC दुनिया का पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। बैबेज के उन मैकेनिकल गियर्स से लेकर ENIAC की इस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब उस दौर के कंप्यूटर्स की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स आकार में बहुत विशाल होते थे और बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करते थे। लेकिन यही ट्यूब्स उन शुरुआती बड़े बड़े कमरों के आकार वाली मशीनों का धड़कता हुआ दिल थे। इन्हीं की वजह से वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का जो चक्र हमने पहले देखा था, वो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभव हो पाया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं भाग 3 पर, सिस्टम को पावर देना और उसका विस्तार करना। चलिए एक और दिलचस्प सवाल लेते हैं, एक सीपीयू की इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट कौन सी होती है? और यहीं पर सुरक्षित कार्य अभ्यास का असली महत्व सामने आता है, क्योंकि अब हम सीधे सिस्टम की पावर और करंट की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही जवाब है SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये वो बेहद जरूरी इंटरनल यूनिट है जो पूरे सीपीयू को सुरक्षित और स्थिर रूप से पावर देती है। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, बल्कि ये इस बात की गारंटी देता है कि सिस्टम का हर एक नाजुक हिस्सा बिना किसी वोल्टेज के उतार चढ़ाव के बिल्कुल सेफ तरीके से अपना काम करता रहे। अब अगर हमें अपने सिस्टम को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट दिए जाते हैं। ये स्लॉट असल में एक सिस्टम को ग्रो करने और खुद को अपग्रेड करने की आज़ादी देते हैं। इन्हीं की मदद से हम अपने इंटरनल मदरबोर्ड को बाहरी डिवाइसेस या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज के साथ बड़ी ही आसानी से जोड़ सकते हैं, एकदम प्लग इन प्ले की तरह। अब इस नंबर 8 पर जरा गौर कीजिए। ये 8 का अंक बहुत ही खास है। जब हम डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि एक पैरेलल पोर्ट एक बार में ठीक 8 बिट्स डेटा ही ट्रांसफ़र करता है।
ये स्पेसिफिक नंबर हमें ये समझाता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो डेटा के भारी भरकम ट्रैफिक को कितनी गजब की सटीकता से मैनेज करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, मेमोरी और डेटा स्टोरेज। एक मेमोरी यूनिट का सबसे प्राइमरी काम क्या है? बहुत ही सीधा सा जवाब है, डेटा को स्टोर करना। सुनने में ये बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन याद कीजिए हमने शुरुआत में क्या कहा था? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कोई भी प्रोसेस तब तक पूरा हो ही नहीं सकता जब तक कि उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह ना हो। मेमोरी ही वो अहम कड़ी है जो इस पूरी प्रक्रिया को आपस में जोड़कर रखती है। आप जरा इस तुलना को देखिए, ये वाकई आपको चौंका देगी। एक तरफ हमारे पास वो पुराने शुरुआती सिम मॉड्यूल्स हैं जिनमें सिर्फ 30 से 72 पिन हुआ करते थे, और दूसरी तरफ देखिए SDIMM है जिनमें पिन्स की संख्या सीधे उछलकर 168 तक पहुंच गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये फिजिकल डेटा डेंसिटी में एक बहुत ही अविश्वसनीय छलांग है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे कम से कम जगह में बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए हमारे हार्डवेयर में लगातार कितने बड़े बदलाव हुए हैं। तो चार्ल्स बैबेज के उन भारी भरकम मैकेनिकल गियर्स से लेकर आज के इन बेहद घने 168 पिन वाले मेमोरी मॉड्यूल्स तक का ये सफर हमने आज तय किया। टेक्नोलॉजी के विकास की ये स्पीड सचमुच दिमाग घुमा देने वाली है। अब जरा सोचिए, आने वाले कल का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा? क्या हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई और ही जादुई संरचना हमारा इंतजार कर रही है? इसी बड़े सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि इन मशीनों के अंदर की दुनिया बाहर से कहीं ज्यादा दिलचस्प है।